प्रशासन ने सरकार की साजिश से जबरदस्ती खारिज कराया कि 3.5 करोड़ रुपया वहाँ के लिए जमा करना पड़ेगा। आप 3.5 नहीं तो 3 करोड़ आपको जमा करना पड़ेगा। और ये बरसाती मेढक है, इनका विजन नहीं, जनता के प्रति इनका कोई मकसद नहीं है। गंभीरपुर आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर बैठाने के लिए मुझे कैंपस में धरना देना पड़ा। यहाँ पर प्रधानमंत्री सिर्फ नौटंकी करते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं तो कभी सूट बदलते हैं और कई लाख का सूट पहन के अपने आप को फकीर भी कहते हैं, कहते झोला उठा के भाग जाए। हर घर में एक नौकरी दे दिया जाए, रोजगार दे दिया जाए तो परिवार को 5 किलो राशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भगवान राम के बैंक में मंदिर में वो लोग चेक लगाए तो चेक बाउंस हो रहा है, सबको पता है क्या मंदिर। आपका नाम और परिचय? मैं श्रवण कुमार निराला हूँ, मुख्य संयोजक अम्बेडकर जन मोर्चा, और मैं प्रत्याशी हूँ बांसगांव विधानसभा से। मूल रूप से आप रहने वाले कहाँ के हैं? मूल रूप से तो हम चौरी चौरा के बगल में गांव है केवला चक, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और पर वर्तमान जो मेरा पता है जहाँ हम लोग रहते हैं 20 साल से, वो गोरखपुर में बिछिया मोहल्ला है, जहाँ पे हमारा पूरा फैमिली पिछले 20 सालों से सेटल है। हम लोग यहीं पे रहते हैं विद फैमिली। आपकी पार्टी द्वारा कितने कैंडिडेटों को लड़ाया गया, कितने लोग मैदान में? हमारी पार्टी ने गोरखपुर में 4 प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल किया, जिसमें 2 प्रत्याशियों का नामांकन प्रशासन ने सरकार की साजिश से जबरदस्ती खारिज कराया। गोरखपुर सदर से प्रत्याशी थी अम्बेडकर जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम जी, उनका पर्चा खारिज करा दिया गया। दूसरे हमारे प्रत्याशी थे चौरी चौरा विधानसभा से, जो अम्बेडकर जन मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है ब्रजेश्वर निषाद जी, उनका पर्चा खारिज करा दिया गया। 2 पर्चे हमारे हम लोगों के खारिज नहीं करा पाया प्रशासन, जिसमें खदनी विधानसभा से भाई ऋषि कपूर जी, जो अम्बेडकर जन मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनका पर्चा है। और श्रवण कुमार निराला स्वयं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इस समय बांसगांव विधानसभा से। आपने बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी में काफी समय तक समय दिया है, क्या कारण रहा कि आपने बसपा छोड़ के अपनी नई पार्टी बनाई और मैदान में उतरे हो? क्या बहुजन समाज पार्टी में मैंने लगातार लगभग 22-24 साल मैंने काम किया, और 22-24 साल काम करने के बाद बहन कुमारी मायावती ने एक बार तो मुझे कहा कि आपको लड़ना है बांसगांव विधानसभा, और मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन 1 साल पहले बहन कुमारी मायावती ने मुझको बुला करके कहा कि देखो इस समय पार्टी में ये जो रेट है वो चल रहा है कि 3.5 करोड़ रुपया वहाँ के लिए जमा करना पड़ेगा। आप 3.5 नहीं तो 3 करोड़ आपको जमा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बहन जी, मैं तो 20-22 साल का कार्यकर्ता, 20-22 साल से मैं काम कर रहा हूँ पार्टी में, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो गरीब कार्यकर्ता हूँ, मैंने पूरा जीवन पार्टी के लिए लगाया, समर्पित होके काम किया। तो मुझे ये समझ में आया कि बहुजन समाज पार्टी में अब जीवन का कोई वैल्यू नहीं, समर्पण का कोई वैल्यू नहीं, निष्ठा का कोई वैल्यू नहीं, और बहुजन समाज पार्टी मिशन नहीं। जो बहन कुमारी मायावती जो ज्यादा पैसा दे देगा, बहन कुमारी मायावती जी उसके साथ खड़ी हो जाएंगी। इसलिए मुझे ये समझ में आया कि बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से और मानवर कांशीराम साहब के आंदोलन और विचारधारा से भटक चुकी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मैं छोड़कर जनता की अदालत में आ गया हूँ और अम्बेडकर जन मोर्चा बनाया। पिछले करीब 6-7 वर्षों से आप बांसगांव विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के जो नेता हैं चुनाव के समय आते हैं और चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो नेता हैं चुनाव के टाइम में आते हैं और चले जाते हैं, वो बरसाती मेढक होते हैं, वो बिना विजन वाले लोग होते हैं, और राजनीति को वो लोग धंधे की तरह देखते हैं, और जनता को वो लोग खरीदना चाहते हैं, और लोकतंत्र का महत्व नहीं जानते हैं, और ये मानते हैं कि हम पैसा खर्च करके और जनता को बरगला लेंगे और जनता को प्रभावित कर लेंगे, और राजनीति में उनके पास कोई विजन नहीं होता है। इसलिए वो लोग आते हैं और भाग जाते हैं। क्योंकि हम लोग शुरू से राजनीति में इसलिए काम कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर समाज में करके दिखाना चाहते हैं। पावर हम लोग इसलिए चाहते हैं कि हमको समाज के लिए बेहतर करना है। इसलिए ना हम लोग कल भागे, ना आज भागे हैं, ना आगे भागेंगे। आप ये बात देख सकते हैं कि मैं पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ,
और हर छोटे बड़े मुद्दों पे मैंने संघर्ष किया है और आगे भी हम संघर्ष, जो जितने भी आज, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो बीजेपी का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, ये चुनाव में ही बस दिखने वाले लोग हैं। ये न चुनाव के पहले दिखे और चुनाव में तो दिख रहे हैं, आगे भी नहीं, ना ये कल दिखे थे ना आगे दिखेंगे। हाँ, एक महीने के लिए लॉलीपॉप, ग्लैमर और तामझाम फैला रहे हैं ये लोग। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और ये बरसाती मेढक है। इनका विजन नहीं, जनता के प्रति इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन श्रवण कुमार निराला का विजन है, मैं बांसगांव विधानसभा के लिए बेहतर करना चाहता हूँ। बांसगांव विधानसभा की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप समाधान करना चाहते हैं अगर विधायक बन गए तो? बांसगांव विधानसभा में बड़ी समस्याएं हैं और मुझे बहुत तकलीफ भी हो रहा है इस बात को बताते हुए आपको। आज़ादी के 74 साल से ज़्यादा के समय बीत चुके हैं और इस बांसगांव विधानसभा ने कई सांसद, कई विधायक, कई मिनिस्टर दिए हैं, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक मिनिस्टर दिए हैं। और जिस बांसगांव विधानसभा ने इतना कुछ, मतलब सांसद, विधायक, मंत्री लगातार ये विधानसभा और लोकसभा की दृष्टि से भी देख ले तो ये विधानसभा देती रही है। आप आश्चर्य करेंगे कि इस पूरी विधानसभा के अंदर एक भी राजकीय महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई? कोई राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं यहाँ पे, कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं। राजकीय डिग्री कॉलेज की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये मैं जो शिक्षा के जो दुकान खोले, जो प्राइवेट डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ये दुकान है, दुकानदार लोग हैं, वहाँ पे गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और राजकीय अगर गवर्नमेंट के कॉलेज होते तो जो गरीब मजदूर किसान, हर जाति वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, हर जाति वर्ग में गरीबी होती है, तो उनके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि प्राइवेट डिग्री कॉलेज में जो एडमिशन 25,000 में, 50,000 में हो रहा, वो राजकीय डिग्री कॉलेज में 2,000 में हो जाता, 1,000 में एडमिशन हो जाता। तो जो शिक्षा का दरवाजा यहाँ पे कभी खोला ही नहीं है। ये बहुत बड़ी जरूरत है। लड़कियों के लिए कोई राजकीय कॉलेज, कोई लड़कियों के लिए कोई राजकीय डिग्री कॉलेज, बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं पढ़ना चाहती हैं, तो मौका नहीं। तो ऐसे में ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो मकसद है कि इस एरिया में, इस बांसगांव विधानसभा में हम राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए बनाना चाहते हैं, हमारा मकसद है। और इस बांसगांव विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज की भी बहुत आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का जो प्रॉपर गोरखपुर में, वहाँ की दशा आप देख रहे हैं। तो ये बांसगांव जो लगभग कौड़ीराम जो लगभग 30-35 किलोमीटर दूर है, इधर का पूरा एरिया कवर करता है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी दशा आप देख रहे हैं। और लगातार मैंने तो हॉस्पिटलों पे तमाम लड़ाई लड़ी, बासुडिया, गंभीरपुर, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर बैठाने के लिए मुझे कैंपस में धरना देना पड़ा। यहाँ पर पूर्वा ITI कॉलेज को चालू करवाने के लिए, जो 8 साल से बन के तैयार था, वहाँ उसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ा, तब जाके पूर्वा ITI कॉलेज चालू हो पाया। तो ऐसे बहुत सारे मुझे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे मैं काम करना चाहता हूँ। एक अवसर चाहता हूँ, समाज से, जनता से एक अवसर मांगता हूँ। मैं बेहतर कर रोजगार के लिए भी, युवाओं के रोजगार के लिए भी किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई पहल नहीं किया। अगर किसी जनप्रतिनिधि ने अगर कोई बेहतर पहल किया होता तो इस बांसगांव एरिया में भी कोई बड़ा उद्योग, कोई बड़ी फैक्ट्री लगती, तो इस इलाके के हजारों नौजवानों को रोजगार मिल जाता, अस्थायी रोजगार। दिल्ली बम्बई जाके भटकना नहीं पड़ता। कोरोना काल में लोग रास्ते में आते हुए गरीब लोग मर गए, बहुत सारे लोग, यहाँ के भी लोग मर गए, जाके मजदूर लोग थे, खाने बगैर तबाह हो गए लोग। तो वो दुर्दशा नहीं होती। ये हमारा मकसद है कि एक उद्योग भी हम यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, तमाम कामों के साथ साथ। ये बताइए, महावीर जी ने यहाँ पे एक रेल का सपना दिखाया था, जिसको लेके चुनाव आते सर्वे शुरू हो जाता है, रेलवे लाइन बनाने की बात शुरू हो जाती है। क्या ये रेल का मुद्दा यहाँ कहीं प्रभावी हो पाया? देखिए, रेल का मुद्दा है कई प्रभावी भी हो सकता है अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार हो। जितने भी जनप्रतिनिधि, मैंने पहले भी आपको बताया कि आजादी के 74 साल बाद किसी जनप्रतिनिधि ने जनता के हित में कोई बेहतर प्रयास नहीं किया। दुर्भाग्य ये रहा कि जो आज यहाँ का सांसद है या विधायक है, आप ये समझ सकते हैं कि जब आप वो चुनाव का उनका देख रहे हैं, वो डाटा दे रहे हैं, तो उसमें इनकी संपत्ति 100 गुना बढ़ जा रही है अचानक। तो ये अपनी संपत्तियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये जनप्रतिनिधि नहीं है। विधायक हो या सांसद हो, इनको कभी, इनके पूरे कार्यकाल में, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि
कि आप इनको सदन में खड़ा होकर के बांसगांव लोकसभा या विधानसभा में के समस्याओं को लेकर के बोलते हुए नहीं सुनेंगे। ये जब भी खड़े हुए हैं तो जब भी ये बोलेंगे तो अपनी सुरक्षा की बात बोलते हैं, क्योंकि ये लोग धंधा करते, प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि तो सही मायने में मिला ही नहीं जो इस मुद्दे को गंभीरता से उठा सके। रियल में मुश्किल काम नहीं है, लेकिन श्रवण कुमार निराला जैसा व्यक्ति अगर सदन में पहुंचा तो ये काम भी हम, ये भले सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, ये काम भी हम करके दिखा देंगे आपको कि कैसे प्रभावी होता है। ये बताइए, कर्नाटक में हिजाब बनाम भगवा का मामला चल रहा है, क्या उससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? ये तो बीजेपी का नौटंकी है और बीजेपी अपने सारे नौटंकी में फेल हो चुकी है। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश से छा रही है और बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है, क्योंकि रोजगार के सवाल पे बीजेपी नहीं बोल सकती है। 2 करोड़ बोला था, सपना दिखाया था मोदी जी ने कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, जिनकी नौकरी लगी थी उन्हीं की नौकरी छीन गई। 15 लाख रुपया खाते में भेजेंगे, अब तो कोई काले धन की चर्चा ही नहीं करता, बाबू रामदेव भी गायब हो गए हैं। इसलिए अब ये लोग हिंदू धर्म जैसी बात कर रहे हैं। गृह मंत्री, आप सोचिए कितने शर्म की बात है कि जिस देश का गृह मंत्री यह बोलता है कि भाइयों बहनों आप हमें जिता दीजिए, जो 12वीं पास करेंगे इंटर में आप जब जाइएगा तो हम आपको लैपटॉप दे देंगे। अब जिस देश का गृह मंत्री ऐसा और जिस देश के प्रधानमंत्री का डिग्री नहीं कन्फर्म हो पा रहा है, उन लोगों से मुद्दों की क्या बात आप करेंगे? अब उस देश के जो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथों में इस देश की कमान चली गई है। अब ये क्या है? ये धर्म की भावना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हो चुके हैं, नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो समझ रहे हैं कि इन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति अब रोजगार मांग रहा है, हर समाज में बेरोजगारी है, हर परिवार में बेरोजगारी का दर्द देखा जा रहा है। इसलिए ये मुद्दे नहीं काम करेंगे। बीजेपी की विदाई उत्तर प्रदेश में अब निश्चित हो चुकी है। जितना भी जात धर्म और जो भी तांडव ये करें, ये सारे इनके धंधे बेकार हो जाएंगे, सारे हथकंडे बेकार हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस से नारा दे रही है, लड़ती हूँ मैं लड़ सकती हूँ, क्या इसको उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी जी का जो ये नारा है सुनने में बहुत अच्छा है, लाइन भी अच्छी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़कियाँ हर क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि प्रियंका गांधी का जो संघर्ष जमीनी लेवल पे होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कांग्रेसी क्या है, कांग्रेस के लोग लंबे टाइम तक देश में शासन किए हैं, उनकी सत्ता रही है। जो कांग्रेस के लोग हैं वो सुविधा भोगी लोग हैं, वो साधन संपन्न लोग हैं। कांग्रेसियों के पास बहुत पैसा है, वो जमीन पे उतर नहीं सकते, क्योंकि गांव के गरीब जनता में वो जा नहीं सकते। इसलिए बेसिक तौर पे जमीनी लेवल पे कांग्रेस कोई काम नहीं कर पा रही है, न कर पाएगी आगे। क्योंकि रियल में प्रियंका गांधी जी ठीक है, वो रैली कर लेना, गाड़ियों में बसों में लोगों को भर के बुलवा लेना, वो एक अलग मुद्दा है, रैली करके दिखा देना। लेकिन ग्राउंड पे अगर मुद्दे खड़े हो जाएंगे तो प्रियंका गांधी जी की सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है, और जो उनके नेता हैं जो जमीन पे जिनको जाना चाहिए गाँव लेवल पे वो जा नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी सिर्फ बोल सकती हैं लेकिन कर नहीं सकती हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो चल रहा है देश में, राम मंदिर बनने जा रहा है, क्या इसको उत्तर प्रदेश चुनाव में कुछ लाभ मिलेगा? वोट डाइवर्ट होंगे? देखिए, राम मंदिर के सवाल पे तो 20 साल से बीजेपी राजनीति करती है और भगवान राम को भी भजा रही है। 20 साल से भजाने की कोशिश, भजाते अब वो चेक बाउंस हो रहा है उनका। जो भगवान राम के बैंक में मंदिर में वो चेक लगाए, उसका चेक बाउंस हो रहा है। सबको पता है कि ये क्या मंदिर बनवाएंगे, ये तो कोर्ट के आदेश से बढ़ रहा है ना, फैसला तो कोर्ट ने दिया है। ये भारत के संविधान की व्यवस्था है, कोर्ट ने उसका एक रास्ता निकाला है। ये नहीं मंदिर बनवा रहे, झूठ बोल रहे हैं। अगर ये मंदिर इनको बनवाना हो तो इसके पहले भी तो सरकार में आए थे, इसके पहले भी तो इनकी सत्ता थी। ये तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसलिए ये मंदिर जो बन रहा है उसको लोग समझ रहे हैं। और मंदिर आस्था है, आस्था का सम्मान मैं करता हूँ, लेकिन मंदिर से रोटी नहीं मिलती है, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता है। आस्था है, आस्था का सम्मान है। जनता समझ रही है कि इससे कोई हमारा फायदा नहीं होने जा रहा है, इसलिए मंदिर भगवान राम के नाम पे इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जनता समझदार हो चुकी है। भाजपा सरकार में फ्री राशन, शौचालय, आवास, श्रम
के अंतर्गत 1000 रुपया उनको मिल रहा है। क्या इससे उत्तर प्रदेश में मतदाता डाइवर्ट होंगे? देखिए, उन्होंने शौचालय का इतना जबरदस्त प्रचार किया, जबकि शौचालय का जो योजना है ये आज की योजना नहीं, इनकी सरकार की प्रचार में ये बहुत मास्टर है। ये निर्मल वो योजना एक कांग्रेस की बहुत पहले के जमाने में निर्मल योजना चलती थी, जिसमें ये सब काम था, उसी योजना के इन्होंने नाम बदल दिया। तो ये प्रचार में बहुत तेज हैं, ये तो हर बात का प्रचार करते हैं, मास्टर लोग हैं। लेकिन ये जो शौचालय का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे राशन का लाभ लेना चाहते हैं, अब उत्तर प्रदेश की जनता, नौजवान भी खूब ढंग से समझ रहे हैं शौचालय की बनाने की क्या जरूरत है। अगर हर घर में एक नौकरी दे दिया जाए, रोजगार दे दिया जाए, तो परिवार को 5 किलो राशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रोजगार तो दिया नहीं, रोजगार दे देते, लोग समझ रहे हैं कि अगर रोजगार दे देते तो उस परिवार की बेरोजगारी दूर हो पाती। तो वो 5000 10,000 का जो बाथरूम है जो बन रहा है, तो नौकरी मिलती है, घर परिवार में रोजगार रहता, तो शौचालय भी बनवा लेता, और वो राशन इनकी जो भीख जैसा राशन दे रहे हैं इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ जो लाइन में लोग लग रहे हैं राशन के लिए, उनका स्वाभिमान मर रहा है। इसलिए लोगों को यह बात बहुत बुरी लग रही है, वो गलत फहमी में है किसका उनको फायदा मिलने जा रहा है। अगर हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दे दिया जाए तो शौचालय सरकार न बनवावे, सरकार राशन न दे, लेकिन हर परिवार को एक व्यक्ति को रोजगार दे दे, सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएंगी। ये नौटंकी भी सरकार का फेल हो चुका है। वर्तमान माहौल में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, जिसको लेके पीएम मोदी यह कह रहे हैं कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत नेता होना आवश्यक है। क्या इस मुद्दे पे आप कहेंगे? देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत नेता होना आवश्यक है। उनकी यह बात तो ठीक है, लेकिन वो खुद में बताएं, अगर वो मजबूत नेता अपने आप को मान रहे हैं और मान रहे हैं कि भारतीय संविधान में वो विश्वास करते हैं, तो वो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि यूक्रेन में भी बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट भी फंसे हुए हैं। दुनिया के सारे एयरलाइंस ने अपने देश के जो छात्र उनके फंसे हुए हैं उनको ले आने के लिए किराया में भारी रियायत दिया है, छूट दिया है। और भारत का के जो पूंजीपति हैं, जो एयरलाइंस चला रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट ही है, ये कई गुना इन्होंने रेट बढ़ा दिया है। ये कौन सा इनका मजबूती है कि देश के ही लोग यूक्रेन में फंस गए और इन्होंने पूरा अपना रेट बढ़ा दिया। मतलब ये आपदा में भी लाभ कैसे कमाया जाता है, ये योगी जी बता रहे हैं। योगी जी मोदी जी जो है वो आपदा में लाभ कमाने का फार्मूला निकाल रहे हैं। ये नेता नहीं है, वो शुद्ध रूप से शोषक हैं। ये शोषण कर रहे हैं भारत की जनता का। कोरोना काल में शोषण किया, उधर यूक्रेन में जो हमारे लोग फंसे हुए, भारत के जो लोग फंसे हुए हैं, उनको आने के लिए उनका भी एक तरह से कहिए कि दोहन कर रहे हैं। कितने गुना इन्होंने रेट बढ़ा दिया फ्लाइट्स का, और दुनिया के दूसरे देश उन्होंने अपने फ्लाइट के रेट कम कर लिए। तो ये तो बहुत कमजोर और रोने वाला प्रधानमंत्री। क्या इससे चुनाव के माहौल पे कुछ असर पड़ेगा? चुनाव में क्या इसका असर क्या पड़ेगा भाई, जनता तो देख ही रही है। और चुनाव में यही असर पड़ेगा, इनकी जो प्रधानमंत्री जी की जो संवेदनहीनता है, इसका हर तरफ से जनता में निंदा हो रहा है। जनता समझ रही है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ नौटंकी करते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं तो कभी सूट बदलते हैं, और कई लाख का सूट पहन के अपने आप को फकीर भी कहते हैं, कहते झोला उठा के भाग जाएंगे। ये सब झोला उठा के भागने वाला और सारे मुद्दे पे फंस जाते हैं, तो कहते हैं पब्लिक के सामने आते हैं और रोने लगते हैं, कहते हैं मेरा आत्मा रो रहा है। तो ये रोना धोना वाला जो प्रधानमंत्री है, इनका तो छीछा लेदर हो चुका है, और देश भारत की जनता दिल से मुक्ति चाह रही है, इनके किसी भी बात में आने वाली नहीं।